दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कब्र खोदेगी जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद साबरमती हॉस्टल के बाहर यह प्रदर्शन किया गया। जानकारी के मुताबिक यह प्रदर्शन जेएनयू छात्र संघ की तरफ से आयोजित किया गया था। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने प्रदर्शन की भाषा को अभद्र बताते हुए इसे अलगाववादी सोच करार दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेएनयू में मोदी शाह विरोधी नारों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अपोजिशन इस टुकड़े टुकड़े गिरोह का समर्थन कर रहा है। ये सभी राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं। जेएनयू टुकड़े टुकड़े गिरोह का अड्डा बन गया है। तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि यह नाराजगी जताने का तरीका है। जेएनयू में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर गुस्सा है। उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ अन्याय हुआ है क्योंकि वो मुस्लिम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। जेएनयू में आखिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर विवादित नारे क्यों लगाए गए हैं? उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत को लेकर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, तो फिर पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक नारे क्यों? क्या ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे? इसी मुद्दे पर अपने कुछ मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं क्योंकि इन नारों को लेकर सियासत गर्म है। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले, इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जील इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो आपको जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये रात की तस्वीरें हैं, जो जेएनयू की तस्वीरें हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस की तस्वीरें हैं, जहां पर उमर खालिद और शर्जील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उन दोनों को जमानत नहीं मिली है, बाकी लोगों को जमानत मिली है, 5 अन्य लोगों को जमानत मिली है, लेकिन उमर खालिद और शर्जील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की है। इसी बात को लेकर जेएनयू में प्रदर्शन हुआ। जेएनयू में उमर खालिद और शर्जील के समर्थन में नारे लगाए गए, ढोल ढपली के साथ नारे लगाए गए, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए। हालांकि इन सब के बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस को चिट्ठी लिखी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी की है। आपको बता दें कि जेएनयू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बसंत कुंज पुलिस स्टेशन के एसएचओ को पत्र लिखकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। लेकिन तमाम तरह की बातों के बीच देश का सवाल क्या है? आपको बता दें कि देश का सवाल है, देश के प्रधानमंत्री को गाली देना क्या जायज है? देश का सवाल है कि क्या यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारेबाजी होनी चाहिए? सही है। देश का सवाल है कि जेएनयू में क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन मिलता है, और देश का सवाल है कि क्या जेएनयू छात्र संघ संविधान को मान्यता नहीं है? देश का सवाल है कि विवादित नारेबाजी का बचाव करना कांग्रेस के लिए कितना सही है, और जो कुछ हुआ देश का सवाल वो भी है कि क्या वो सही था, गलत था? इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, हर किसी की राय को जानने की कोशिश करेंगे। ए.के. मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं, उत्कर्ष दुबे उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरे साथ मौजूद हैं जेएनयू के, और अखिलेश यादव नेता एनएसयू जेएनयू मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मिश्रा जी के पास चलूंगा। मिश्रा जी, उमर खालिद और शर्जील की जमानत याचिका,
याचिका के बाद विरोध प्रदर्शन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कैसे देखते हैं? देखिए, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति, और स्पेशली अगर वो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो केवल आप देश की मान्यताओं की धज्जियां नहीं उड़ाते हैं, उनको गाली नहीं दे रहे हैं, देश के संविधान को, पूरे शिक्षा और एजुकेशन के सिस्टम को गाली देते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत जैसे देश के इतिहास में, जहां पे विद्यार्थी ऐसे रहे हैं कि अपने विद्यालय को पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, वहां पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये सीधे जो इस तरह के लोग जो ये नारे लगा रहे हैं, वो न इस देश को मानते हैं, न इस देश के संविधान को मानते हैं, न इस देश की परंपरा से उनका कोई लेना देना है। शिक्षा की जो परंपरा है, एक गरिमामय परंपरा यहाँ पे लाखों साल की रही है, वो उसको भी नहीं मानते हैं। तो इन लोगों को तो देश से एकदम अलग समझना चाहिए। और माननीय न्यायालय ने जो काम किया है, मेरे ख्याल से वो काम बहुत ही अच्छा किया है। यही काम इन लोगों के साथ होना चाहिए जो एक ही गलती को जानबूझ करके, मैं ये बोलूंगा ये गलती नहीं है, ये जानबूझ करके विलफुल एक्ट ये लोग कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ भी तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और वही प्रक्रिया होनी चाहिए जो शर्जील इमाम वगैरह के साथ हो रही है। बिलाल खान, आप क्या मानते हैं? देखिए, भारत में किसी भी देश के प्रधानमंत्री या कोई भी हो, भारत सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ इस तरीके का आपत्तिजनक जो वर्ड बोले गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के अंदर विरोध करने का हक हर एक प्रोटेस्ट करने वाले को है, हर एक नागरिक को हो, चाहे मैं हूँ या स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो। लेकिन आज हम जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बात को कर लें, सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुप्रीम पावर। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है उसको मानना चाहिए। एज एन एडवोकेट और राजनीतिक विश्लेषक मैं इस बात को बिल्कुल कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके परिवार ने भी माना, उन्होंने भी माना। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो राजनीति, जो टुकड़े टुकड़ों गैंग की बात करते हैं, जो लगातार देश के अंदर माहौल ख़राब करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो लगातार हमने देखा धर्म संसद को चलाकर ये कहते हैं देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, कटमुल्ले और इस तरीके के अल्फाज बोलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? आज ये स्टूडेंट हैं, अगर वहाँ से इस तरीके के नारे लगे, उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको जेल भेजने का काम कौन करेगा? जो बैठी हुई सरकार है, प्रशासन है, शासन है, वो लोग करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन हम ऐसे लोगों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द करें। लेकिन इनकी सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, उनके बयान सुन लीजिए, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे देश में बैठे हुए जिस तरीके से अभी बिहार के मंत्री का आप दिखा रहे थे, उन्होंने किस तरीके के अल्फाज मुसलमानों से लेके आज उनके लिए भी देशद्रोही। अरे कोर्ट तय करेगा ना। आप शर्जील इमाम को, तो ये भी तो कोर्ट नहीं तय किया। ये भी कोर्ट नहीं तय करा हमने। नहीं, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। कोर्ट को मानते, हम कह रहे कोर्ट को, लेकिन उनको कसाब से तुलना नहीं, आप तो बहानेबाजी कर रहे हो। अरे आतंकवादी से तुलना करेंगे। अरे बिल्कुल, अरे बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं? विचार वही है, अल्फाज वही है तो वही होगा। अरे अल्फाज, अगर अल्फाज वही है तो देश का कानून नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, हाई कोर्ट नहीं मानता, आप कैसे मान सकते हैं? क्या बात करते हैं आप लोग? आपको देश के कानून पे भरोसा नहीं है। किसी को कसाब कह देंगे, गद्दार कह देंगे, किसने हक दिया है? इस देश उसको मंत्री बनाने का काम इस देश के लोगों ने बनाया है। इस देश के लोगों ने उसको मंत्री बनाया है, बिहार के लोगों ने मंत्री बनाया। लेकिन वो इतनी हैसियत वाला मंत्री नहीं है, किसी को आतंकवादी कह देंगे। ये गलत बात है। जिनके अल्फाज गद्दारों वाले हैं उनको गद्दारों जैसा ट्रीट किया जाएगा। चलो चलो, जिनके अल्फाज आतंकवादियों थोड़ा आराम, उनको आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जाएगा। मैं मिश्रा जी से और खान साहब से कहूंगा थोड़ा आराम कर लें, तब तक हम उत्कर्ष दुबे के पास चलते हैं। उसका दुबे, इस घटना को लेकर आप क्या मानते हैं? उत्कर्ष, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि विद्यार्थी हैं ये, और विद्यार्थियों का काम है कि वो सरकार के खिलाफ बोले, या फिर विद्यार्थियों का काम है कि वो देश में क्या हो रहा है उस पर बोले, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये साधारण विद्यार्थी नहीं है। साधारण जेएनयू के जो विद्यार्थी हैं उनका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे परिक्रम से। वो कभी इस बात पे भरोसा नहीं करते हैं, ना ही उनको कोई समस्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बात कही है। अधिकतर लोग जो साबरमती पे ये नारे लगा रहे थे, जाके देख लीजिए कि वो सारे वामपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं कि नहीं। जाके आप ये देख लीजिए कि अधिकतर वो जो है वो इसके पहले भी कई बार वायलेंस जो हो चुके हैं जेएनयू में, उनमें हिस्सा रह चुके हैं कि नहीं। अधिकतर लोग ये जाके देख लीजिए क्या उनमें से किसी ने इस बारे में बात की कि क्यों जब 7 अक्यूज थे, 7 अक्यूज में से 5 ही अक्यूज जो थे उनको रिहा कर दिया गया, उनको बेल मिला, लेकिन जो बाकी 2 थे उन्हें क्यों नहीं मिला? क्या इन्होंने, किसी ने इस बारे में बात की? क्या इन्होंने इस बारे में बात की कि जब ये जजमेंट दिया गया, उस जजमेंट में समरी में लिखा हुआ है
लिखा हुआ है कि क्या कारण है कि इन दोनों को नहीं मिला हुआ। उसमें 4 कारण दिए गए हैं। उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि उमर खालिद ने खास तौर पर प्रोटेक्टिव विटनेस का ये कहना है कि उमर खालिद ने वहाँ पे ये प्रयास किया है। उन्होंने अंतर बताया था, उसने अंतर बताया था कि चक्का जाम के और धरना के बीच क्या अंतर है और हम चक्का जाम क्यों करेंगे। और चक्का जाम क्यों करना है? इसलिए करना है कि आप एसेंशियल जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो रहा है या फिर जहाँ पे पुलिस का आना है, उसको हम रोक सकें। और अगर हम दिल्ली में रोक लेंगे तो जो काम हम बाद में उसने स्पीच में चिकन नेक की भी बात की थी, वो दिल्ली में भी उसने प्रयास करने का। इस कारण से उसे बेल नहीं मिली है। इस कारण से प्राइमा फेसिया कहा गया है कि ये जो एक्यूजेशन उस पर लगा है वो सही है, और इस कारण से उसे बेल नहीं मिली है। शर्जील का भी यही कारण रहा है। अखिलेश यादव मेरे साथ मौजूद है। अखिलेश जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है, कांग्रेस ये कह रही कि भाई ये गुस्सा जाहिर करने का तरीका है। हाँ, एक तो मैं यह किताब दिखाना चाहूँगा, ये तमस है, भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी गई है। तो आज जो देश के हालात हैं, अभी तो ये दोनों लोग साथी हमारे बगल में डिबेट भी कर रहे थे उसी तरीके से, तो आज लगभग देश के हालात इसी तरीके के बनाए जा रहे हैं, जो कि हालात जो था स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, पार्टीशन का समय था, उसी के बारे में भीष्म साहनी जी ने कहा है। और दूसरा हम आते हैं कि जो वहाँ पर बातें थी वह थी बातें कि ठीक 5 जनवरी 2020 में सत्ता संरक्षित कुछ बाहर से गुंडे जेएनयू में घुसते हैं, वहाँ पर अटैक करते हैं, और उस समय तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्षा आईसी घोष का सर भी फाड़ते हैं, हाथ भी टूटता है, और बहुत से आम छात्र छात्राओं को, उसमें विद्यार्थी परिषद के भी लोग रहते हैं जिनमें तस्वीरें भी हैं, आज तक चार्जशीट नहीं लगी। एक दूसरा यह चीज़ है कि जब बात आती है स्लोगन्स की, नारों की, तो हमें, जब हम इसके इतिहास पर आते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, जब हम स्लोगन्स के इतिहास पे बात करते हैं, स्लोगन जो है यह एंटी स्टेटस को के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर आप देखेंगे कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई रही तो उस समय भी वंदे मातरम से लेकर के करो या मरो से लेकर के इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो हसरत मोहानी ने दिया, बाद में भगत सिंह के द्वारा पॉपुलराइज कराया गया। बैलेंस की बात कर रहे हैं आप, जो पहले बोलने तो दो भाई, बोलने तो दो भाई। सरकार है, आप उसको ब्रिटिश सरकार से जोड़ रहे हैं, ब्रिटिश राज से जोड़ बात कर रहे हो हम, स्लोगन्स की बात, हाँ, ब्रिटिश राज से जोड़, क्या तो ब्रिटिश राज के जो उस समय सुनो थे वो इलेक्टेड थे, बता रहा हूँ, इलेक्टेड नहीं थे ना, तो उनसे कैसे कंपेयर जो कर सकते हैं? साइमन गो बैक के नारे लगे तो वहाँ पर तो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चली, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने भी वहाँ पर वो नारे लगाए। तो अरे मेरी बात तो सुनो भाई, गजब की बात कर रहे हो, पहले इतिहास बता रहा हूँ तो सुन लो भाई। तो उस समय साइमन गो बैक का नारा एंटी नेशनल नहीं था भाई, साइमन गो बैक का नारा एंटी कॉलोनियल था। अब आप समझो कि वहां पर तो देश तो वही चला रहे थे, तो मार करके आपको अलग लेवल पर पहुंचा देते। तो कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी यदि का विरोध देश का विरोध नहीं है, आरएसएस का विरोध देश का विरोध नहीं है, बीजेपी का विरोध देश का विरोध नहीं है। अपने आप को एक कब से देश मानने लगे भाई? इससे पहले क्या पूर्ववर्ती सरकारें नहीं रही हैं? इससे पहले क्या पूर्ववर्ती, जब हम बोले हैं तो हम बोल रहे हैं ना, तो जब विरोध भाई विरोध हो रहा है, यदि छात्र विरोध कर रहे हैं तो इससे पहले मैं बता रहा हूँ, अरे भाई चिल्लाने लगे, एक बात पूछना चाहता हूं, इससे पहले क्या अखिलेश जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अखिलेश जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, वहां जो नारे लगे, वो नारे लगे मोदी और अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, बस मुझे ये बता दीजिए यहाँ पे मोदी अमित शाह कैसे आ गए? मैं कम से कम 500 से ऊपर पुतले फूंका हूंगा इलाहाबाद में, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के, योगी आदित्यनाथ के, एक। दूसरा ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ गई थी 400%, हमने तो मोदी की अर्थी निकाल दी